Recording is on. देखिए, इसमें आप जो आज का क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे और आप लोग जो लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं इसका एक कॉपी अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। फिर देखते हैं इस बार 27 में कितने क्वेश्चन हमारे टेस्ट से आते हैं। 27 है या एमपीपीएससी है या सीजीपीएससी जो अभी हो रहा है 14 फरवरी को। तो आप एक बार एक अच्छे से इसका रजिस्टर मेंटेन कीजिए और जो भी टॉपिक हो रहे हैं उनसे कीजिए। इससे आइडिया लगेगा कम से कम कि हम लोग किस लेवल पे हैं और कितना सही डायरेक्शन में हैं। तो पहला तो एमपी में पता चल जाएगा 11 अप्रैल को, और अभी सीजीपीएससी हो रहा है उसमें भी कई चीजें आएंगी, 14 को हो रहा है, और जो एकदम रियल एनालिसिस हो पाएगा वो 27 को ही हो पाएगा। तो वो आप ध्यान रखिए इस चीज पर। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक मिनट, हाँ, स्टेटमेंट विद द रेस्पेक्ट ऑफ मोशन ऑफ थैंक। पहला क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन कहाँ गया यार? ये कैसे हो सकता है, इसमें पहला क्वेश्चन ही नहीं है। एक मिनट, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, मोशन ऑफ द थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। आप समझते हैं कि जब पहला जो बजट सत्र शुरू होता है उसमें जो पहला सेशन होता है वो राष्ट्रपति का होता है। उसके बाद राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति के उसी लेक्चर पर थैंक्स मोशन होता है। ठीक है, कह सकते हैं ना कि धन्यवाद प्रस्ताव, और ये धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें कई चीज आपको समझना है। मोशंस ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस, तो कभी आपसे ये पूछेगा कि राष्ट्रपति अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव किस कब होता है, तो पहले सेशन में होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इट इज अवेलेबल टू द एमपीज टू raise discussion and debates to the examine and criticize the government and administration for it lapse the and failure। तो ये बिल्कुल बात सही है कि जो उपस्थित होते हैं, है ना, जो प्रेजेंट एमपी होते हैं वो सरकार के नीतियों के खिलाफ। ठीक है सर, इसमें सी आंसर होगा, दोनों सही होगा। हाँ, दोनों सही है ना। आते हैं द मोशन ऑफ थैंक्स मस्ट बी पास्ड हाउस। बिल्कुल, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये मोशन पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। एक बार 2010 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति जो धन्यवाद प्रस्ताव है अगर वो पास नहीं होता है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर वो पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, द मोशन ऑफ थैंक्स मस्ट बी, ध्यान रखना, मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, अदरवाइज इट अमाउंट टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो अगर वो डिफीट हो जाता है तो सरकार, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और सही बताएं, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम हॉल में तो सभी लोग ये चक्कर में थे कि यार ये क्वेश्चन आया कहां से। ठीक है, तो ये बजट से क्वेश्चन है, इसमें दोनों सही है। इसमें कुछ कुछ बातें आपको समझना है। पहली बात ये कि मोशन ऑफ थैंक्स कब होता है, तो वो नोट करना है। मोशन ऑफ थैंक्स होता है बजट सेशन में। ठीक है, अब वो बजट सेशन में होता है और दोनों हाउसेस में अलग अलग होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। दोनों हाउस में अलग अलग होता है और दोनों हाउस में उस प्रेसिडेंट्स एड्रेस को पास करना होता है मेजोरिटी के साथ। अगर वो पास नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि सरकार गिर गई। क्वेश्चन उसमें यूपीएससी ने पूछा था कि बजट अगर जो बजट पास नहीं हो पाया तो सरकार गिर जाएगी क्या? बिल्कुल गिर जाएगी।
ठीक है, तो 2-3 बातें हैं इसमें कि ये फर्क पास होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एक इसमें है ये। ठीक, देखिए, ग्लोबल इकोसिस्टम डायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज ए मिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्लोबल इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम डायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, यानी डायनेमिक का मतलब होता है डेली कंटिन्यू। मतलब ऐसा नहीं है कि 2005 में कोई सर्वे हुआ, फिर 10 में हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 21 में हुआ या 22 में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डायनेमिक का मतलब होता है कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 के समय एक डेटा कंटिन्यू चलता था, कभी इंडिया सेकंड पे आता था, कभी थर्ड पे, कभी फोर्थ पे, कभी फिर सेकंड पे। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये किसका है? ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का है। ठीक है, ये नासा का एक प्रोजेक्ट है, नासा का मिशन है। तो और बाकी चीजें आप तो पता होगी कि इकोसिस्टम इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है। ठीक है, तो पर्पस है इसका कि इकोसिस्टम को कंजर्व करना, इकोसिस्टम को कंट्रोल करना। ये चीज है। अच्छा, एक बात बताएं आपको कि अगर कभी क्वेश्चन ये बनता है कि इकोसिस्टम जो एनालिसिस हो रहा है उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है या कौन सा सैटेलाइट यूज किया जा रहा है, तो बता सकते हैं? सर कम्युनिकेशन। ग्रीन करके कुछ है, याद नहीं आ रहा, ग्रीन करके कुछ नाम है उसका। हाँ, तो इसके लिए ना, हाँ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसके लिए यूज किए जाते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो ये है। कभी आपसे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि वो क्या, तो सैटेलाइट के थ्रू ये चीजें होती हैं। और जो सैटेलाइट कौन सा होता है, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है आपका, ग्लो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेस्पेक्ट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अच्छा, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट समझते हैं क्या होता है? मतलब जो हमारी मुद्रा है, जो करेंसी है, उसका एक्सचेंज होना। जैसे हम लोग कोई लाते हैं, डॉलर में लाया, अब भाई डॉलर के जाओगे किसी सब्जी वाले पास, वो सब्जी तो नहीं देगा ना, तो आपको डॉलर क्या कराना है, चेंज कराना है। किसमें? इंडियन करेंसी में। तो उसके लिए एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये उस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्मोलॉजी होती है, हवाला स्कैम। हवाला स्कैम जानते हैं? हवाला स्कैम का मतलब होता है अगर करेंसी का एक्सचेंज, अगर करेंसी का एक्सचेंज गवर्नमेंट से हाइड करके किया जाता है तो उसको हवाला कहते हैं। मतलब जैसे यूएसए की करेंसी है, अगर उसको इंडिया की करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करवाते हैं तो उस पे इंडिया गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेती है। अगर वो टैक्स से बचने के लिए अगर कोई लोकल से एक्सचेंज करवाता है, ठीक है, लोकल से, जैसे किसी ने बोला भाई ऐसा है, आप हम आपको $1000 देंगे, आप हमें रुपए दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम तो अगले महीने यूएसए जा ही रहे हैं, तुम $1000 का ये रुपए ले लो हमसे। हमने वो $1000 अपने पास रख लिए, जब हम गए तो यूएसए हमारी यूज हो गए। ठीक है, तो इस तरह के उसको हवाला स्कैम कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू फ्रेंडली कंट्री टू इन टू इन्वॉल्व एंड ट्रेडिंग इन देयर ऑन लोकल करेंसी। बताइए। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। टू फ्रेंडली इकोनॉमी, दो फ्रेंडली मतलब जब जाहिर सी बात है, एंड ऑन लोकल करेंसी, इसको लोकल करेंसी में, तो दो देश ही अपने स्थानीय में कर सकते हैं। उसके बाद है
nationalized bank and corporate entities engage in currency swap with the foreign counterparts to meet short-term foreign exchange liquidity requirement। एक बात ध्यान रखना है, इसमें कॉर्पोरेट एंटिटी एंगेज नहीं होते हैं, ठीक है। आरबीआई होता है, ये बात सही है, लेकिन कॉर्पोरेट एंटिटी इसमें शामिल नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसमें सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक का मतलब है इसमें नेशनलाइज बैंक भी नहीं होते हैं, केवल आरबीआई होती इसमें, बोलो ये ध्यान रखना है कि जो एक्सचेंज करवाना हो तो आरबीआई करती है, इसमें नेशनलाइज बैंक यानी एसबीआई भी नहीं कर सकती, और कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो भी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए आप कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, दो देशों के बीच में होता है और वो करेंसी का एक्सचेंज करते हैं, किसके लिए, ट्रेडिंग इन देयर ऑन लोकल करेंसी, है ना, अपने लोकल करेंसी के लिए। तो ये समझ में आ गया, इसका राइट आंसर होगा ए। क्लियर है, बताएं अर्चना पांडे और कोई, स्वप्निल? जी सर। यस सर, क्लियर। हाँ, तो हवाला भी इसमें लिख लेना, हवाला स्कैम क्या होता है, और ये क्वेश्चन अभी बहुत बन सकता है कि ब्लैक मनी से रिलेटेड है ना सर हवाला? हाँ, ब्लैक मनी ही होता है, मतलब इसमें हम लोग गवर्नमेंट से छिपाकर, है ना, गवर्नमेंट का जो, जैसे कोई $100 लेके आया, उसको इंडियन करेंसी में चेंज कराना है, तो अगर वो आरबीआई करती है तो आरबीआई कुछ टैक्स लेती है जो सरकार को मिलता है, तो एक तरह से लोकल व्यक्ति कर देता है ना, ये चीज होती है, एक तरह से ब्लैक मनी ही है, टैक्स को छिपाना का मतलब यही होता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद बताइए। ईस्ट टू वेस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, नहीं, हाँ, पूरब, ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की ओर। बताएं, देखो इसमें बताएं आपको, ये पूछ रहा है ईस्ट टू वेस्ट यानी ऐसे ऐसे पूछ रहा है ना, इतना आप जान लीजिए, सबसे पश्चिम में जो है ना वो गारो है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकते, है ना। अगर सबसे पहली पहाड़ी गारो है तो ये वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते। जब ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे आ गया, है ना, गारो, खासी, जयंतियां, आपने ऐसे ही सुना है ना, गारो, खासी, जयंतियां, नहीं, ईस्ट टू वेस्ट, एक मिनट, सबसे पहले, हाँ, ईस्ट टू वेस्ट, एक मिनट मेरा कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन में, ईस्ट टू वेस्ट है ना, तो सबसे पहले चाहिए यहाँ पर गारो, खासी, हाँ, अब यहाँ पे देखिए सबसे वेस्ट में कौन सी होगी, लास्ट में होगी वो, तो यहाँ पे या तो आंसर यहाँ पर है या फिर आंसर यहाँ पर है। ये पूछ रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो पहली जो पहाड़ी होगी ना यहाँ पे वो ईस्ट वाली होगी। अब देखो, अब कितना आंसर आसान हो गया इसका। अब आपको पता है कि ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है, तो सबसे बेस्ट में सबसे लास्ट रखा जाएगा ना, तो नागा भी नहीं होगा, हिल्स भी नहीं, नागा हिल्स ये दोनों सबसे पश्चिम में तो है नहीं। अब ये गारो नहीं है, गारो यहाँ भी नहीं है, गारो यहाँ भी नहीं है, तो इन्हीं में से कोई होगी लास्ट में, खासी है, तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। अब देख लेते हैं कि सबसे पूर्व में कौन सी होगी, है ना, तो सबसे पूर्व में गारो तो नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर फिर डी होगा, ठीक है। एक बार इसको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि डी है। एक मिनट, 5 का गारो, खासी, जयंतियां, इसमें यहां मिस्टेक है, ठीक है। इसका जो आंसर हम देख कर अब बता देते हैं, चलो कोई बात है, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है हमसे। तो देखिए, सबसे पहली पहाड़ी होगी यहाँ, सबसे पहले होगी गारो, फिर होगी खासी, फिर होगी जयंतियां, और फिर होगी नागा। आप ये वेस्ट टू ईस्ट मान लीजिए,
ठीक है, ये है बस। अब इसको ऐसे याद रखिए फ्यूचर के लिए। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए था, ये उल्टा टाइप हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले अगर पूछेगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में है नहीं, नागा कहीं पहले नहीं है, दिक्कत ये है। और नागा नहीं है तो ये होना चाहिए गारो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है बी। समझ में आया क्वेश्चन? टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, सबको क्लियर है? यस सर। अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। इस बार रिवर से क्वेश्चन बहुत बनने वाला है, क्योंकि हुगली गंगा जो थी उसने पूरा धमाल मचा दिया है करंट अफेयर्स में। हुगली गंगा उत्तराखंड वाली जो ट्रेजेडी हुई है उसमें, तो बता सकते हैं सबसे लंबी और सबसे छोटी, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। तो आप ये देखिए कि अब इतना तो पता है आपको कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट कावेरी कावेरी सब में दिया हुआ है ना, और उसके बाद दिया हुआ इसमें महानदी महानदी, यमुना यमुना, तो यमुना छोटी नहीं हो सकती, तो ये दो तो ऐसे ही कट गए, यमुना महानदी से छोटी नहीं है। ठीक, तो सबसे बड़ी नदी है इसमें, अब दो ही हमारे पास शेष है ना। तो अब यह पता है नर्मदा से यमुना तो बड़ी है कि नहीं? ये तो आपको पता ही है ना, नर्मदा से यमुना बड़ी है, तो सीधे सीधे आंसर ए हो गया। देखो, ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का प्रोसेस होता है। हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया? सबसे पहले हमने देखा, अच्छा सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे पहले हमने ये देखा कि छोटी नदी कौन सी है, तो हमने देखा अच्छा छोटी नदी, अच्छा सभी में कावेरी दिया हुआ है, ठीक है, इससे नहीं निकल पाएगा। फिर देखते हैं कावेरी से बड़ी नदी, फिर लगा यमुना यहाँ भी, इसका मतलब है ये नहीं हो सकते दोनों आंसर, है ना। कावेरी यमुना काफी बड़ी है, कावेरी से छोटी नहीं हो, कावेरी से बड़ी नहीं है, काफी बड़ी है, ये नहीं हो सकता। फिर हमने देखा इन दोनों में, फिर हमने दोनों में देखा सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी यमुना और नर्मदा है। अब इन दोनों में इजीली निकल आया कि नर्मदा से बड़ी तो यमुना है। ये कुछ होता है हमें। अब देखो इन नदियों की ना आप लोग लंबाई तो नहीं देख सकते ना, लंबाई आप मेजर नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ हमने कैसे निकाला ये सभी को? ठीक है, गुड्डू, स्वप्निल, सचिन? यस सर। यस सर। ये तरीका है, क्योंकि आप रट नहीं पाओगे ऐसे क्वेश्चन को देख के, एग्जाम हॉल में डरना नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूं आपको नॉलेज, आप नॉलेज के साथ साथ में इलिमिनेट करना भी सीखें। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार जो है एग्जाम सभी को देना है, और इस बार अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। मार्च के फर्स्ट वीक में मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ, उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 या 15, और सबसे मैं पर्सनली टेस्ट लूंगा, क्योंकि रिजल्ट चाहिए अब, है ना। हमारे खड़े खड़े पैरों में दर्द होने लगता है, तो रिजल्ट तो चाहिए। और वो टेस्ट हम आपको किसी को नहीं बताएंगे नंबर किसके कितने आए, उसी हिसाब से फिर हम आप लोगों की आगे तैयारी करवाएंगे, टेस्ट के हिसाब से। आधे घंटे का टेस्ट रखेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, मार्च के फर्स्ट वीक में करेंगे ये काम हम। उसी हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन किस लेवल पे है और किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। मार्च की फर्स्ट वीक में हम करेंगे, तो आप कोशिश ये कीजिए फरवरी तक खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, तो उसी हिसाब से हम 27 को जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि इतना आप भी पूरी मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। रात में नारियल तेल लगाना पड़ता है पैरों में, तब नींद आती है, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिले? ठीक है, तो हम करेंगे मार्च की फर्स्ट वीक में। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेक लोकटक?
लोकटक के बारे में है ये। इट इज लोकेटेड इन मिजोरम, है ना। अच्छा, लोकटक लेक मिजोरम में तो नहीं है, ये तो बात कंफर्म है, ठीक है। लोकटक लेक, लेक लोकटक मिजोरम में नहीं, कहां पर है ये लेक? मणिपुर में, ठीक है। बहुत बार मैंने बताई है आपको, ये लेक मणिपुर में है। और मणिपुर में क्या है, इस पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, फ्लोटिंग, इस पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना, इस पे तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमने ये कई बार डिस्कस किया है कि जो रामसर साइट है, वहां ये रामसर साइट भी है, ठीक है, ये रामसर साइट भी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन गलत है, पहले में दिया हुआ है लोकटक इन मिजोरम, दैट इज रॉन्ग। और इसमें जो दिया हुआ है कि रामसर साइट है, रामसर साइट आप जानते होंगे, ठीक है। तो रामसर साइट आपको पता होगा कि रामसर साइट क्या होता है। रामसर साइट क्या होता है? रामसर का मतलब होता है वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब होता है 1971 में, है ना, 1971 में एक समझौता हुआ था ईरान में। ईरान में समझौता हुआ था कि सभी जितने भी कंट्री हैं, जितने भी कंट्री हैं, वो अपने यहाँ जो वेटलैंड है, वेटलैंड का मतलब है नम भूमि, ठीक है, जो वेटलैंड है उसका वो कंजर्व करेंगे, उसका वो संरक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये समझौता है। तो जिस वेटलैंड को रामसर के अंतर्गत लिस्टेड किया जाता है, उसके बाद उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, यानी गवर्नमेंट फिर उस पर एक्शन करती है, ठीक है। तो ये बात सही है कि जो लोकटक है वो रामसर साइट है, लोकटक जो है ना वो रामसर साइट है। तो ये ध्यान रखना, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ए गलत है तो बी सही है। इट इज वन ऑफ द साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन, बिल्कुल सही है, बी आंसर है इसका, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा सा लिख लीजिए कि यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखिए, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 4 प्रोजेक्ट worth around the 47 हाँ 4700 crore in gas oil infrastructure sector in which state? आसानी से बता सकते हो आप लोग, है ना। अभी पूरा देश पश्चिम बंगाल पे जुटा पड़ा है ना। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में 4700 करोड़ का एक गैस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड दिया है, ठीक है। तो वो वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल है फिलहाल, अभी वेस्ट बंगाल बहुत चर्चे में है इस बार। वेस्ट बंगाल 2 वजह से चर्चे में है। एक तो जो ममता दीदी ने जो गई और जैसे स्टेज पे वो पहुंची, जब वो सुभाष चंद्र बोस का वहां पे परमवीर उस क्या बोलते हैं पराक्रम दिवस मनाया जा रहा था, तो पीएम भी गए थे हमारे, और वहां पे ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था। तो जैसे वो स्टेज पे चढ़ी, वैसे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए, और वो सिर्फ 37 सेकंड बोली, वो चली आई। क्योंकि जय श्री राम से मतलब नफरत नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि हम आपके कहने पे क्यों बोले, हम बोलेंगे अपनी मर्जी से बोलेंगे। तो इसलिए वो न्यूज में था। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि पीएम के सामने, बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने है, और हम आप ये बोलें कि आपने अच्छा नहीं किया जो किया है, तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, हिस्टोरिक मोमेंट होता है वो, जब कोई पीएम के सामने तेज आवाज में बात करता है, ठीक है। और तो ये चीज होती है, तो वैसा ममता जी कर सकती हैं जी। लेकिन सर वहां पे जय श्री राम का भी तो कोई मतलब नहीं था कहने का, नहीं, अचानक से। पहली तो गलती थी भाई सरकार की है। हम सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को मानते हैं इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि आपके बैठे होने पर वो चीज क्यों बोली गई, पहली बात तो ये, आप हो तो ऐसा तो नहीं है इन्हें पता नहीं होगा,
मतलब अगर आपको इतना कंट्रोल नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पे, तब तो कोई मतलब ही नहीं है पीएम बनने का। पहले तो गलती इनकी है और उनकी भी हिम्मत देनी पड़ेगी। दाद आपको शायद इनके ममता जी के बारे में पता नहीं है। सर वो तो बस इसीलिए फेमस है। हाँ, एक बार पार्लियामेंट में 95 में 96 में 96-7 में इन्होंने सॉल फेंक के मारी थी मुलायम सिंह को। वो अभी वीडियो पड़ा होगा कहीं। मतलब कुछ बात हो रही थी तो जो सॉल ओढ़ी थी वो इनको फेंक के मुंह पे मारी थी मुलायम सिंह के। तो ये अपने लहजे के लिए जानी जाती हैं। कोई ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है इसमें पार्लियामेंट में 2 ही लेडी थी, तेज तर्रार थी। एक तो ये थी, दूसरी सुषमा स्वराज। तो इंडियाज फर्स्ट, हाँ देखिए, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट विल बी सेट अप इन विच यूनियन टेरिटरी? जियोथर्मल पावर प्लांट, देखो हमने आपको बताया था, एक होता है हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट। जो हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट है ना, वो मणिकरण में है। पता है ना आपको, मणिकरण वो अलग चीज है। मणिकरण ये है जियोथर्मल पावर प्लांट। दोनों में फर्क पता है ना? तो उन फर्क पता होगा आपको। और तो ये लगाया जा रहा है लद्दाख में। लद्दाख में एक जगह है पूगा विलेज, कभी बन सकता है पूगा, PUGA, पूगा विलेज। पूगा विलेज कभी ज्योग्राफी के लोकेशन में आ सकता है, ऑप्शनल पेपर में, कि पूगा विलेज। तो पूगा विलेज जो है वो भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। एक होता है थर्मल पावर प्लांट, एक होता है जियो थर्मल पावर प्लांट, एक होता है हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता ही होगा आपको। तीनों में जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें कोयला यूज होता है ना? और जो हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें, जो हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें गर्म जल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें गैस का इस्तेमाल होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये पूगा में है और लद्दाख में। आगे बढ़े, क्लियर है? अच्छा ये बताइए, हमने कल बताया था, ये हम नहीं बताएंगे आपको, बताइए। कल मैंने क्वेश्चन किया था, द चौरी चौरा इंसिडेंट had taken place during the among following Indian freedom movement। यानी चौरी चौरा जो मूवमेंट था वो किस मूवमेंट का पार्ट था? चौरी चौरा इंसिडेंट था, सॉरी। सर हिंट को समझाइए चारों ऑप्शन का। चारों ऑप्शन, नॉन का हाँ सी सर। सी, यस, गुड। क्विट इंडिया, असहयोग आंदोलन। हाँ बिल्कुल। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये था असहयोग आंदोलन। नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। सी होगा सर। यस, सी है। ये हमने कल ही बात की थी, हमने कहा भी था इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ठीक है, हमने आज क्वेश्चन बना लिया उस पे। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंडिया हैज सेट अप इट्स फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन विच सिटी? इंडिया हैज सेट अप फर्स्ट सेंटर, पहला सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। देखो क्या होता था, पहले जो वेटलैंड है ना वो गवर्नमेंट के अंडर में आता था। अभी इन्होंने क्या किया है कि वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक सेंटर बना लिया है, एक ऑफिस बना लिया है। तो वो कहाँ है? ये बहुत मुश्किल हो जाता क्वेश्चन अगर उसमें नई दिल्ली दिया होता तो। बताइए। देखो सर सी है क्या? सर बेंगलोर होगा। बंगलौर क्यों होगा भैया? बंगलौर तो सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए आपको। बेंगलोर तो सबसे पहले नहीं होगा, क्योंकि बेंगलोर के पास वेटलैंड कहाँ है? वो एरिया होगा ना जो समुद्र के तट पे होगा, किनारे पे होगा। तो इसका है कोची। कोची, हाँ ठीक है, कोची में किया गया। तो यही बताने वाले थे कि सबसे पहले आपको एलिमिनेट बेंगलोर करना है, क्योंकि जो बेंगलोर है
वो इंटीरियर पार्ट में है, और वहां पे बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं इंडिया का, पता है ना, सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप है। सिलिकॉन एक जगह है यूएसए में, वो वहां भी इंडस्ट्री डेवलप है, इसीलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, तो ये तो नहीं होगा। तो सबसे पहले एक ही होगा। आवाज किसी खुली हुई है? आवाज किसी की खुली है? ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम सीधे से फिर से आ जाते हैं। आप अपनी तरफ से आवाज सभी लोग बंद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये भी हम नहीं बताएंगे, ये भी आपको बताना है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर? इनमें से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? इधर देखो गुफाएं दी हुई हैं, ठीक है, इधर गुफाएं दी हुई हैं, केव्स दिए हुए हैं, और इधर दिए हुए हैं डायनेस्टी यानी टाइम पीरियड। तो आपको इसमें से दिखाना है कौन सा सही नहीं है, बताएं फटाफट। मतलब एक है जो सही नहीं है। हैंड होगा, हैं? होना चाहिए सर। कौन सा होना चाहिए? अब बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल यूपीएससी लेवल का है। यूपीएससी लेवल में वो चीज देता है, बिल्कुल हाईलाइट है, थोड़ा बड़ा करके देता है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इतना आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ये तो आपको पता है कि एलोरा जो केव है वो राष्ट्रकूट ने बनवाई थी, कृष्णा तृतीय ने, तो ये भी सही है। डी। कौन सा? सर डी होगा। यस, डी है। जी ना, एलिफेंटा केव जो है वो गुप्ता पीरियड में बनी है। एलिफेंटा केव है वो गुप्ता पीरियड में बनी है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब खजुराहो तो आपको पता ही है, चंदेल में बने हैं, महाबलीपुरम भी पल्लव डायनेस्टी में बने हैं, और राष्ट्रकूट, ठीक है। इस बार पता नहीं, मुझे लग रहा है कि खजुराहो से कुछ यूपीएससी पूछेगा, एक बार अच्छे से समझ लेना इसको, क्योंकि मैं कई जगह इसको मैगजीन्स में भी, मीडिया में भी, और कई एग्जीबिशन हुए वहां मैं देख चुका हूँ। तो इस बार लग रहा है मुझे खजुराहो से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, द 8th सेंचुरी है ना, ट्रिपिटेट मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन लोगों के बीच में हुआ था, पता है ना, कि जो 8 और 9 से जो हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष। एक तरफ ये थे, एक तरफ ये थे, एक तरफ ये थे, 3 लोग थे ना। बताइए, मैप से ही समझ जाएंगे आप लोग, तो समझना चाहेंगे तो। जो डायग्राम बनाया है मैंने, सर सी होगा। देख लो। अच्छा मैप बना ही देते हैं। ये थे, ये थे, ये थे, लो बताएं। देखो इसमें एक बात याद रखना है आपको कि जो जो लोग हैं, चालुक्य हैं, और पल्लव हैं, और पांडे हैं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कौन सा बताया था? सी, चोला, चोल, पांड्य, चालुक्य। 8th सेंचुरी में जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, इसमें है ये चालुक्य, पांड्य और पल्लव, ये 3 हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे हम।
ये इसमें भी कुछ डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उनमें 3 लोग थे। एक तो चोल सॉरी प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, याद है ना? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें 3 लोग शामिल थे। एक तो राष्ट्रकूट थे, उसके बाद पाल थे और प्रतिहार थे, तो 3 लोग थे। तो वो इसमें हमें एक भी नहीं दिख रहे हैं कहीं भी, इसलिए मुझे लग रहा है। खैर, एक बात आप नोट यहाँ पे इसको हटा के आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन लोग शामिल थे। तो 3 लोगों नाम लिखिए। पहला लिखिए प्रतिहार, ठीक है, दूसरा लिखिए पाल, पाला डायनेस्टी, और तीसरा लिखिए राष्ट्रकूट। ठीक है, 3 लिख लीजिए इसमें, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। जल्दबाजी में मिस्टेक हुई है क्वेश्चंस में, कोई नहीं। और इसमें जो सबसे पावरफुल थे वो राष्ट्रकूट थे, और इसमें लास्ट जो विजय हुई है ना। अच्छा, चलिए देख लेते हैं एक चीज और, कि ये जो युद्ध हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था, किस पर कब्जा करने के लिए हुआ था? कन्नौज पर, है ना? देखो क्या हुआ था कि जो हर्ष के समय में, हर्ष के बाद जो हर्षवर्धन हुआ उस समय कन्नौज सेंटर बन गया था। तो कन्नौज पर कब्जा के लिए, और कन्नौज जो उस समय गुप्ता के बाद हर्षवर्धन के समय कन्नौज ही था, तो कन्नौज पर, कन्नौज जानते हैं यूपी में है, और कन्नौज नॉर्दर्न एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर था, नॉर्दर्न रूलिंग पावर का सेंटर था कन्नौज। उस पर ये मतलब कंट्रोल के लिए स्ट्रगल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आप बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थोड़ा दिमाग लगाइए तो देखते हैं। सुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, सुंग वंश का जन्म सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग द्वारा की गई थी। दूसरा सेंटेंस है, अशोका द ग्रेट मौर्यन किंग डाइड 332 बीसी। दूसरा सेंटेंस है कि अशोका इन्वाइटेड द कलिंगा इन 261 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य अर्न द टाइटल ऑफ द लिबरेटर। चंद्रगुप्त मौर्य को एक कह सकते स्वतंत्र शासक का मिला था उपाधि। अरे बहुत सिंपल सी बात है भाई, इसकी इसकी मृत्यु इतने में नहीं हुई थी, है ना? आप सोचिए, जब वो इतने में युद्ध करेगा तो यहाँ मर कैसे जाएगा, है ना? ये तो समय पहले का है ना। तब जो इस समय उसने युद्ध किया है, बीसी, और समझ रहे हो ना, बीसी का मतलब है ये पीरियड पहले है, ये पीरियड बाद के है ना? तो मरने के बाद उसने युद्ध किया है क्या? तो ये गलत है। ठीक है, अशोका की डेथ इस समय नहीं हुई थी, तो इसका बी आंसर है। और वो सिर्फ देखो, इसमें कोई आपसे इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा है, वो आपको ले रहा है कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन, कि आप ये अंदाजा लगा पाते हो कि नहीं कि और कलिंगा वार का तो डेट सबको पता रहता है, 261 कलिंगा वार का जो डेट है, वो जो पढ़ते हैं एग्जाम देते हैं उनको सबको पता होता है 261 बीसी। ये तो नॉन है, इसमें तो कोई गारंटी है ही नहीं। वो जानना चाहते हैं कि अगर वो इस समय युद्ध कर रहा है तो क्या इस समय मर सकता है? नहीं, केवल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाह रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो सी आंसर है, ये गलत है। क्लियर है? आगे बढ़े, बताएं। जी सर। हाँ, जैसे सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। अशोका ने कलिंग बार युद्ध किया था। अच्छा, कलिंग बार के बाद बोला जाता है जो कलिंग युद्ध हुआ है अशोक शासक बनने के कितने साल बाद किया था?
8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर, है ना। और जब कलिंग पर अशोक ने वॉर किया था, युद्ध किया था, अटैक किया था, तो उस समय वहां का राजा खारबेल था। खारबेल, ठीक है, लिख लेना, खारबेल। और चंद्रगुप्त मौर्य पहला स्वतंत्र शासक था। ठीक है, क्लियर है सारे पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो पुष्यमित्र शुंग है ना, इसी ने मौर्य डायनेस्टी खत्म किया था। इसी ने, तो इसी वंश के जो ब्रदरथ था, इसी के वंश का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। ये मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था आपको कि कौन सी ऐसी संस्था है जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज करता है और इंडिया में बहुत लोअर पॉइंट पे है, बताएं। ये बहुत बार करवाया है और क्वेश्चन आने वाला है। ये है इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट। ये कहाँ की है? यूके की है, यूके की, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट ये डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज करता है ना। एक बार इसमें देख लेना कि इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया की रैंक बहुत कम है, नीचे है, बहुत नीचे है इंडिया का रैंक। और ये चीजें हैं। हम क्यों हैं? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हम लोग अपनी बातों को डेमोक्रेट यानी खुलेपन से रख नहीं पाते हैं। देखो क्या होता है, जितने भी यूएसए यूके की जो रेटिंग एजेंसीज हैं उसमें हम लोगों को हमेशा लोअर दिखाया जाता है, हमेशा लोअर। बताओ, एक आदमी लाल किले पे झंडा लेके चढ़ जाता है, कितना डेमोक्रेसी चाहिए आपको, बताइए। लार्ज डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना। तो वही कह रहे हैं कि इंडिया में इंडिया का सिटीजन झंडा लेके, दूसरा झंडा मतलब इंडियन फ्लैग नहीं, नेशनल फ्लैग नहीं, धर्म का, दूसरा अपने फ्लैग धर्म का। लेके लाल किले पे चढ़ जाता है और तब भी कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। आज वो आदमी रोड पे बैठा हुआ है जो लीड कर रहा था, वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं मेरी बात। मतलब क्या इतना काफी नहीं था उनको अरेस्ट करने के लिए या वहां से हटाने के लिए कि आपने इतनी बड़ी जरूरत कैसे कर दी? ये कम बड़ी बात थी, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? माना अमृतसर में वो ये जो नियोन्स होते हैं उनके साथ वो करते हैं जुल्म वगैरह, हम्म, तो फिर उनका इंडेक्स तो नीचे आना चाहिए। वही तो। वो रेसिज्म वहां पर करते हैं। हाँ, रेसिज्म होता है और बहुत सी चीजें होती हैं। अब देखोगे ईरान में, इराक में और इजराइल में, फ्रांस में, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये चीजें होती हैं। और हर तरह के, खासकर रेसिज्म तो बहुत ज्यादा होता है। यूएसए में बहुत ज्यादा रेसिज्म है, मतलब वहां पे लोग, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी हाँ, नहीं है। हाँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जितना इंडिया गवर्नमेंट पीस मूड में रहती है, कोई नहीं रहता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पे, क्या ये कंडीशन 84 में हो जाती, बताइए। जब मिसेस गांधी ने जिस तरह एक्शन लिया था, अगर वही दौर होता, क्या ये लोग दोबारा से बैठ सकते थे? कोई नहीं बैठ पाता, नहीं सर, वो तो सीधे एनकाउंटर कर दी। सीधे। बताइए, मतलब आप समझिए, मतलब अ, मंदिर से, जो गोल्डन टेम्पल से निकाल निकाल के लोगों को मारा गया था। ऐसा लिखा हुआ है कि जो लोग उस अमृतसर तालाब में कूद गए थे, उनको अंदर, पानी के अंदर गोली मारी गई। आप समझिए, जो ब्लू स्टार चलाया था उन्होंने कब सर? 1984 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में सर? अरे नहीं भाई। जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन चलाया था 1984 में, जो खालिस्तान के खिलाफ, तो झंडा था वो खालिस्तान का ही था। खैर छोड़िए,
जो भी है, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी कमी नहीं है, कोई भी पीएम को कभी भी गाली दे सकता है, और कंट्री में नहीं है ऐसा। ठीक है, खैर अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट उसी पे है, हम ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और लास्ट ही है। ठीक है, ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्योंकि फ्लैग कोड का मतलब है कि आपने झंडा उतारा था, है ना, 26 को जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, तो देखिए कैसे अपमान हुआ है उस झंडे का। इसमें हुआ इट स्टेट्स दैट द नेशनल फ्लैग कैन बी यूज ड्रेपरी इन द एनी फॉर्म ओनली इन स्टेट। ऐसा नहीं है, केवल स्टेट में ही इसको यूज नहीं किया जा सकता। स्टेट फ्यूनरल एंड आर्म्स फोर्स और अदर पैरामिलिट्री फोर्स फ्यूनरल, इन्होंने कहा कि केवल स्टेट फ्यूनरल और आर्म्ड फोर्सेस और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस पर ही, है ना, कैन बी यूज्ड, केवल उन्हीं पर झंडे नेशनल फ्लैग यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है ना, और भी लोगों पे असर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग हैं और जो पद्मश्री किसी की डेथ होती है उस पर भी फ्लैग जाता है ना। जहां तक मुझे याद है श्री देवी की डेड बॉडी भी फ्लैग में थी ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, वो इसलिए थी क्योंकि पद्मश्री या पद्म भूषण रही होंगी जहां तक है। तो मतलब ये क्वेश्चन गलत है, केवल पैरामिलिट्री फोर्स या आर्म फोर्स के लिए नहीं होता है, वो एक अलग कॉमन पीपल के लिए भी होता है। ठीक, जैसे राष्ट्रपति जी थे कलाम साहब, तो वो पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं थे, उनके लिए था। तो ऐसा नहीं है, वो जो भारत की सर्विस करता है, अब जिसको पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, इसका मतलब क्या है ना, उसने भारत की सेवा की है देश की, तो ये है। ओनली गवर्नमेंट कैन एक्वायर द स्टेटस ऑफ स्टेट फ्यूनरल इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ पर्सन। हाँ, केवल सेंटर गवर्नमेंट ही उसको अलाउ कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें केवल दो सही है। हाँ, एक बात मैं बताऊं, जैसे ये आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है बनने का, बहुत ज्यादा चांस है। आप समझ रहे हो क्यों चांस है? ठीक है, पता है ना, बताएं। वजह से। हाँ, जिस तरह से हमारे लाल किले पे झंडे का अपमान किया गया, तो उस वजह से इंडियन फ्लैग कोड जो इंडिया ईयरबुक के सेकंड पार्ट में दिया है, इंडिया ईयरबुक जब आने वाली है उसका आप देखोगे तो सेकंड चैप्टर में दिया हुआ इंडियन फ्लैग कोड, यानी मुझे 20 साल की है मेरे पास, अभी आने वाली होगी, जहां तक 20 तक आ जाएगी, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो नहीं ले लीजिएगा, एक ही बुक लेनी, हम तो ज्यादा बुक्स आपको बताते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं लेना है, और कोई बुक्स केवल सिर्फ वही लेना है, इंडिया बुक लेना चाहे तो। सर इंडिया, सर हम भी ले ले सर, अभी ये भी रहने दे सर। कब पेपर दे रहे हैं आपको? 23 ले सर, अंजाद है सर। तो अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी ठीक है ले लेना अगर रखी हो तो, है ना, तो ये चीज है। और मेरे पास पिछले साल की है, तो फिर इस साल जरूरत है कि नहीं है? जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे इतना कि जो चेंजेस होंगे ना वो डेटा में होंगे, और डेटा आपको करंट अफेयर्स यहाँ से मिल ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया बुक हम तो करवाएंगे, इंडिया बुक में सारे डेटा आपको मिलेंगे, और या तो हम अलग से उसका क्लास करवाएंगे, नहीं तो आपका जो करंट का क्लास होता है उसी में करवा देंगे, हमें तो देना ही देना है उसको, ठीक है सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी लोग हम क्लास यहीं पर रोक सकते हैं। बताओ गुड्डू, कोई दिक्कत? कोई नहीं, नो सर, दिक्कत नहीं है। एकदम, चलिए ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।